मुंबई के एक इलाके में एक लाश पड़ी होती है और लाश के ही आसपास तमाम लोग खड़े रहते हैं और उन लोगों की जुबान पर इस लाश के द्वारा किए गए सत्कर्मों का चर्चा रहता है, किए गए मदद की कहानियां रहती हैं और तमाम तरीके की वो लोग बातें करते हैं। उसी में से एक आदमी कहता है, अगर आज आपा नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता, क्योंकि मेरे इलाज में जितने भी पैसे लगे थे वो सारे पैसे आपा ने ही दिया था और उसी की देन है कि आज मैं जिंदा हूं और आप लोगों के बीच खड़ा भी हूं। मुझे तो ये सपना सा लग रहा है कि आज हमारे बीच हमारी आपा नहीं रही। ये सुनते ही वहीं पास में खड़ा एक दूसरा शख्स भी दबी जुबान में कुछ कहता है और वो ये कहता है कि अगर आपा की जगह पर भगवान मुझे उठा लिए होते तो मुझे इस बात का दुख नहीं होता जितना दुख मुझे आपा के मरने से है। अब ये सुनकर और लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं तो वो बताता है कि एक बार मेरी बहन को कोई उठा कर लेकर चला जाता है तो वो आपा ही हैं जिन्होंने सिर्फ एक फोन किया और वो शख्स बाइज्जत मेरी बहन को वापस घर पर लाकर छोड़ गया। अब ये सब सुन के लोग चौंकते जा रहे थे और सभी को पता था कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये महिला किसी की भी मदद करने से ये महिला कभी पीछे नहीं हटी होती हैं। और इधर आपा की जनाजा उठने की तैयारी हो रही होती है क्योंकि आपा को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो चुकी होती है और उन्होंने जिनकी मदद किया था ऐसे तकरीबन 4 से 5 हजार लोग उसी 100 के आसपास खड़े होते हैं और जनाजे में मौजूद हर एक शख्स की जुबान पर एक कहानी होती है, लेकिन ये कहानी जिसके लिए होती है वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इन कहानी के माध्यम से उन लोगों की दिलों की धड़कनों में ये हमेशा जिंदा रहेंगी, क्योंकि इन्होंने जिन जिन लोगों का मदद किया था वो सारे लोग इन्हें जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भूल तो नहीं सकते हैं। और इसी के साथ एक और शख्स रहता है, वो कहता है कि मुझे तो लगता था कि आपा की कभी मौत नहीं होगी क्योंकि इनका भाई खुद इनके साथ खड़ा है, लेकिन वो गोली तो ऐसी बनी नहीं थी जो इन्हें मार पाए, लेकिन ये दिल जरूर ऐसा था जो इन्हें धोखा दे गया, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी एक बेहद अजीबोगरीब है जो अंडरवर्ल्ड की एक लेडी डान के बारे में है। इसे आप लोग बखूबी जानते होंगे, जिनका नाम था हसीना परिकर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हसीना परिकर की ऐसी ऐसी कहानी हम आपको बताएंगे जो शायद आज तक आपने न फिल्मों में देखी होगी, न किसी के मुंह से सुनी होगी और ना ही क्राइम स्टोरी में कभी किसी ने आपको ये पूरी कहानी सुनाई होगी। तो देर ना करते हुए दोस्तों आज की कहानी हम शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों ये बात तब से शुरू होती है जब हसीना परिकर की मौत हो जाती है और ये सारे लोग उन्हीं के जनाजे में खड़े होते हैं, क्योंकि हसीना परिकर कोई आम आदमी नहीं थी। हसीना परिकर का भाई, जिसका नाम कौन नहीं जानता है, ऑल वर्ल्ड में उनका नाम फेमस है और वो नाम है दाऊद इब्राहिम। और ये दाऊद इब्राहिम की बहन थी हसीना परिकर और ये उन्हीं की कहानी है और ये उन्हीं के जनाजे में हो रही बातों की अब तक मैंने आपको कहानी में बातें सुनाई हैं। और ये लोगों की मदद कुछ इस कदर करती थी कि पूछिए नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, वो उनकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। और उस पूरे इलाके में गार्ड ऑफ मदर के नाम से ये जानी जाती थी। लेकिन ये तो था पर्दे के सामने की सीन। अब आइए जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या होता। तो पर्दे के पीछे जाने पर पता चलता है कि हसीना परिकर के इशारों के बिना पूरे मुंबई में कोई संदेशपद ट्रांजैक्शन नहीं था जो बिना हसीना परिकर को हिस्सा पहुंचाए निकल जाए। और मजाल था कि किसी के जुबान से
उफ तक की आवाज आ जाए। इतनी दहशत थी इस लेडी डॉन हसीना परिकर की। क्योंकि अब हम कहानी उनके पर्दे के पीछे की जानना शुरू करते हैं। लेकिन वो पहले से कोई लेडी डॉन नहीं थी, वो बेहद ही शरीफ इंसान थी। लेकिन एक घटना ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया, इस तरीके की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। और वो घटना थी उनके पति इस्माइल पारिकर की मौत से। जब इस्माइल पारिकर की मौत से उनके अंदर बदला लेने का एक अजीब सा नशा चढ़ता है। और इस बदले की पटकथा भी दाऊद इब्राहिम ने ही लिखी थी। यही कारण था दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी के चक्कर में हसीना पारिकर के पति इस्माइल पारिकर की मौत हो जाती है। लेकिन क्यों ये मौत होती है, क्या ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि दाऊद के दुश्मनों ने हसीना पारिकर को मार दिया, ये सब जानने के लिए कहानी में आगे तक जरूर बने रहिए। तो इस बात की शुरुआत दोस्तों यहाँ से होती है जब मुंबई के एक रेडियो पर एक आवाज़ सुनाई देती है कि ये मुंबई का आकाशवाणी केंद्र है। और आइए सुनते हैं आज के समाचार। उस समाचार में किसी शूटर के नाम और उसके हत्या के बारे में बताया जाता है। ये सुनते ही जो व्यक्ति इस रेडियो को सुन रहा होता है वो कहता है, अबे बंद करो ये सब, अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। ऐसे ये दाऊद मानेगा नहीं, इसका गेम तो बजाना ही पड़ेगा। और ये जो शख्स बोल रहा होता है उसका नाम होता है अरुण गौली। और अरुण गौली जो बीआर गैंग का आखिरी सदस्य होता है। बीआर गैंग में 3 सदस्य होते हैं। पहले व्यक्ति का नाम बाऊ रेशम, तो दूसरे का नाम राम नाइक और तीसरे का नाम अरुण गौली होता है। और इन तीनों नामों को मिलकर ही एक गैंग चलता था मुंबई में, जिसका नाम था बीआर गैंग। अब इन गैंग में 2 लोग यानी बाऊ रेशम और राम नाइक को तो दाऊद इब्राहिम ने पहले ठिकाने लगा दिया था। अब इस गैंग में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति बचा होता है और उसका नाम था अरुण गौली। और उसके शूटर की हत्या होने के बाद उसके दिमाग में एक खौफनाक प्लान चलने लगता है। और वो प्लान ये होता है कि किसी तरीके से दाऊद इब्राहिम को बर्बाद करना। और यही सोच के साथ वो एक खौफनाक प्लान की रचना करता है और दाऊद के गुर्गों से लेकर जितने भी लोग रहते हैं सबकी एक सूची बनाता है। और ये जानने की कोशिश करता है कि सबसे ज़्यादा पैसा दाऊद इब्राहिम को कौन देता है। और इसी बीच एक नाम सामने आता है जो दाऊद का सबसे बड़ा निशानेबाज और सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला, यूं कह लीजिए कि एक सोने की मुर्गी की तरह होने वाला सतीश राजे का नाम 1 नंबर पर चलता है। और अरुण गौली ने सतीश राजे को मारने का पूरा एक खौफनाक प्लान बना लेता है। लेकिन सतीश राजे को मारना भी कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि सतीश राजे चारों तरफ से एक सुरक्षा घेरे में रहता था और दाऊद के सारे शूटर उसे अपने अंदर रखते थे। इतनी तगड़ी सुरक्षा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी कि मौत से आज तक कोई नहीं बच पाया है, चाहे वो राजा परीक्षित ही क्यों ना हो। तो इस सतीश राजे नाम की चिड़िया का क्या बिसात है। और वही दिन होता है जब दाऊद के गढ़ में घुसकर नागपाड़ा चौराहे पर सतीश राजे रहता है। और उसी दौरान 8 से 10 शूटर आते हैं और सतीश राजे के ऊपर ताबड़तोड़ इतनी गोलियां मारते हैं कि मौके पर राजे दम तोड़ देता है। और इसकी जानकारी जैसे ही दाऊद इब्राहिम को होती है, दाऊद इब्राहिम के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। और वो एक पागल सा हो जाता है कि आज उसके सोने की मुर्गी भी उसके हाथ से चली गई। अब ये जानना ही था कि दाऊद इब्राहिम आनन फानन में तुरंत छोटा राजन को फोन करता है और कहता है कि इस अरुण गौली का किसी तरीके से मैटर क्लोज करो। लेकिन अरुण गौली को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और ठीक उसी प्लान के तर्ज पर छोटा राजन ने भी अरुण गौली के सारे लोगों की लिस्ट निकाली। और उसी लिस्ट में से छोटा राजन ने भी चिन्हित करना शुरू किया कि सबसे ज्यादा कमाई और सबसे बड़ा निशानची कौन है इस पूरे गैंग में। तो उधर से जो नाम सामने आता है उसका नाम होता है अशोक जोशी।
और अशोक जोशी को अरुण गौली अपने बड़े भाई की तरह मानता है। और इस बार निशाना जो बनने वाला था वो अशोक जोशी था। वो भी तगड़ी सुरक्षा में रहता है, उसके आसपास भी तमाम लोग रहते हैं, लेकिन उसकी भी मौत उसके सर पर नाच रही थी, इसलिए उसे बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। और ठीक उसी तर्ज पर छोटा राजन के इशारों पर दाऊद के शूटरों ने इसे भी चारों तरफ से घेर कर मौत की घाट उतार दिया। अब अरुण गौली इसे अपने भाई से भी ज्यादा मानता था और इस मौत के बाद से मानो अरुण गौली तो पागल सा हो जाता है। अब दोनों के बीच ये जबरदस्त गैंगवार शुरू होती है, जो जिसके आदमी को जहां पाता वहीं मार देता। इधर से भी लाशें गिरने शुरू हो जाती तो उधर से भी लाशें गिर रही होती हैं, और अगर बीच में किसी का फायदा होता तो वो थी मुंबई पुलिस, क्योंकि बिना किसी इनकाउंटर के बड़े बड़े शूटरों की मौत हो रही थी और मुंबई पुलिस चुपचाप इस पूरी कहानी को देख रही थी कि कैसे, कब और किसका विकेट गिरता जा रहा है। और इसी बीच इस असूली के धंधे में अरुण गौली ने व्यापारियों, बिल्डरों, होटल के मालिकों और कारोबारियों के पास फोन करना शुरू किया और कहा कि हफ्ता भेजो। उस पर जो लोग ये कहा करते कि हफ्ता तो मैं दाऊद भाई को देता हूं, उससे अरुण गौली सीधे एक बात कहता कि हफ्ता तो अब तेरे बाप भी देंगे और हफ्ता तो मैं लेकर रहूंगा। जो हफ्ता देने में आनाकानी करता, सीधे गोली उसी के पास पहुंचती और उसे गोली मार दिया जाता। तो इसी के साथ दोस्तों, जुर्म के वर्चस्व की कहानी की आज की एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें अरुण गौली के भाई की दाऊद इब्राहिम ने हत्या करा दी, और इसके बाद इस जख्मी शेर यानी अरुण गौली ने दाऊद इब्राहिम को इतना तगड़ा जख्म दिया कि उसे वो 7 जन्मों तक यकीन मानिए नहीं ही भूल पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी पूरी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगले एपिसोड को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे दाऊद इब्राहिम और अरुण गौली के दुश्मनी के बीच हसीना परिकर की पति की मौत हो जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।